Hello बच्चों, good morning to all of you. So today we are going to start a new chapter that is integers. ठीक है, आज हम integers पढ़ने जा रहे हैं. तो integers में जो topics पढ़ने हैं हमको वो मैंने राइट हैंड साइड पे यहाँ पर नोट कर रखे हैं, जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, सारी प्रॉपर्टीज पढ़नी है और ये कुछ चीजें डिवीजन ऑफ इंटीजर्स वगैरह सीखना है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका बेसिक्स को जानते हैं कि इंटीजर्स क्या होता है. इंटीजर्स से पहले भी आपने जैसे नेचुरल नंबर्स पढ़े होंगे. मैं थोड़ा सा बेसिक्स बता देता हूँ, ओवरव्यू दे देता हूँ आपको जो आपने पहले पढ़ चुके हैं. नेचुरल नंबर्स क्या होता है? काउंटिंग नंबर्स जो होते हैं उनको नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, जो वन से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 अप टू टिल इन्फिनिटी. ये इन्फिनिटी का सिंबल होता है. ठीक, इसके बाद दूसरा आपने पढ़ा होगा होल नंबर्स. अगर जीरो को इंक्लूड कर दिया जाए नेचुरल नंबर्स में, जीरो प्लस नेचुरल नंबर्स हम लिख सकते हैं, या जीरो प्लस काउंटिंग नंबर्स, तो उसको होल नंबर बोलेंगे. मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ये जीरो से स्टार्ट होंगे, 0 1 2 3 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी. अब तीसरा हम आगे बढ़ते हैं अपने. रेशनल नंबर आपने पढ़ा होगा, या नहीं पढ़ा होगा तो मैं बता देता हूँ. रेशनल नंबर, numbers which can be written in the form of p upon q, where p and q are integers. ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर, जैसे 1/3. ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा इंटीजर्स, जिसे हमें पढ़ना है. ये हमारा मेन कोर टॉपिक है जो हमें पढ़ना है. तो इंटीजर सिंपली जो भी नंबर्स हम नंबर लाइन पे नोट कर सकते हो, जैसे नंबर लाइन ही बना दी मैंने, जीरो, इधर 1 2 3 सो ऑन. ऐसे इधर निगेटिव में आएगा -1 -2 -3, तो ये सब इंटीजर्स कहलाते हैं. ठीक है, ये पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं. इधर जो है राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, और इधर लेफ्ट हैंड साइड पर निगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स. ठीक, तो ये इंटीजर्स की बात हो गई. अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारा कोर टॉपिक है, जैसे कि प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. तो सबसे पहले है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. इसमें दो चीजें आती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन फॉर इंटीजर्स. ठीक है, हम इंटीजर्स का केस पढ़ रहे हैं. ठीक, रेशनल नंबर या कोई और नंबर्स का नहीं, ये बात ध्यान रखनी है सबसे पहले. तो इसमें दो चीजें हमें कवर करनी है कि क्लोज्ड अंडर एडिशन, क्लोज्ड अंडर एडिशन और क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन. क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन. पहले वाले की बात करते हैं. व्हेन, मैं एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए. सपोज व्हेन टू इंटीजर्स आर एडेड, अगर दो इंटीजर्स को ऐड किया जाए, आर एडेड, देन द रिजल्टेंट, रिजल्टेंट मतलब जो हमको आंसर मिलेगा, देन द रिजल्टेंट ऑब्टेन्ड, जो भी रिजल्टेंट ऑब्टेन्ड होगा, इज ऑल्सो एन इंटीजर. ठीक है, मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जब दो इंटीजर्स को हम लोग अगर ऐड कर दें, सपोज एग्जांपल मैं ले लेता हूँ. जैसे सपोज तो हमने इंटीजर्स ले लिया, -5 और 3 अगर इंटीजर्स हैं, तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, मतलब -5 + 3 कर दें, तो हमको रिजल्टेंट जो मिल रहा है -2, वो भी एक इंटीजर होगा. तो इसके बेस पर हम कंक्लूजन क्या दे सकते हैं कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन. ऐसे ही अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात करें, तो सब्ट्रैक्शन में यही सेम स्टेटमेंट आपका लिख सकते हैं आप. व्हेन टू इंटीजर्स आर सब्ट्रैक्टेड, दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट किया जाए, so then the resultant obtained is also an integer. Then the resultant obtained is also an integer. ठीक है, जो रिजल्टेंट हमको मिलेगा वो भी इंटीजर होगा. जैसे एग्जांपल, सेम एग्जांपल हम वही ले लेते हैं, बस सब्ट्रैक्शन कर देते हैं. -5 माइनस माइनस, सॉरी ये +3 था. ठीक है, आपने दूसरा नंबर 3 लिया था, तो ये हो गया -5 -3 विच इज इक्वल टू -8. ठीक है, तो इसके बेस पर कंक्लूजन क्या हुआ? इन दोनों के बेस पर कंक्लूजन मैं लिख देता हूँ यहाँ. कंक्लूजन ये हुआ कि वी कैन से दैट integers are closed under addition
एज वेल एज सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सब्ट्रैक्शन, इंटीजर्स आर क्लोज अंडर एडिशन एज वेल एज सब्ट्रैक्शन, मतलब दोनों में ही इंटीजर्स सेम रहता है, मतलब दोनों को अगर आप रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे तो इंटीजर ही ऑब्टेंड होगा। ठीक, तो ये आपकी प्रॉपर्टी थी एडिशन और सब्ट्रैक्शन की ऑफ इंटीजर्स की, यहाँ पे लिख सकते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। इसके आगे बढ़ते हैं, आगे आता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। कुछ प्रॉपर्टीज हमको पढ़नी थी, मैंने स्टार्टिंग बताया, उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, सपोज दो इंटीजर फॉर एनी टू इंटीजर्स ए एंड बी, इंटीजर्स ए एंड बी दो इंटीजर हैं, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। मतलब एग्जाम्पल जैसे हम ले लें, अगर 3 + 5, सपोज दो नंबर हम 3 और 5 ले रहे हैं, इनको ऐड करें तो ये क्या होगा, इसको हम रीअरेंज करके इस तरीके से लिख दें 5 + ए, एक ही बात रहेगी 5 + 3, सॉरी ए नहीं 3। ठीक है, 5 + 3 लिख दें या 3 + 5 लिख दें, सेम बात है। ठीक, तो इसको ही हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ठीक, नंबर्स को रीअरेंज कर दिया जाए तो इसमें हम लिख सकते हैं एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। ठीक है, अगर हम इसमें, ये तो है क्या, ये तो बात हो गई एडिशन की। अगर हम सब्ट्रैक्शन का देखें, केस चेक कर लेते हैं। फाइव, सपोज 5 है, दूसरा हमने नंबर हमारा -3 हमने ले लिया, निगेटिव नंबर। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हो ये क्या हो जाएगा, 5 + 3। ठीक है, ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मैं आगे आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाऊंगा वहां पे बताऊंगा। ठीक, तो ये 3 हो जाएगा, तो 5 + 3 = 8। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या है, आंसर जो है मैच नहीं कर रहा है, सेम नहीं आ रहा है। यहाँ आंसर देखो 8 इधर भी आएगा, 8 इधर भी आएगा, लेकिन यहाँ पर ये 8 हो गया और ये कितना होगा, अगर माइनस होता तो 2 आना चाहिए था, 5 - 3 2 आना चाहिए था, लेकिन आ क्या रहा है, 8 आ रहा है। तो सब्ट्रैक्शन इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। मैं आपको इसको एक बार और यहाँ पे समझा देता हूँ। 5 - 3, अगर आपने 5 - -3 लिखो, अगर हम इसको कम्यूटेटिविटी के, तो ये सेम आ जाना चाहिए था, बट ऐसा नहीं है। यहाँ 8 आ रहा है, यहाँ पर क्या आएगा, -8 आएगा। ठीक है, ये मैं आपको अभी ऊपर यहाँ बताना चाह रहा था, जो मैंने लिखा नहीं था, तो मैंने आपको स्पेशली बता दिया। तो हम इसीलिए लिखा है स्टेटमेंट, सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सिंपली ये कहती है फॉर इंटीजर्स ए बी एंड सी, तीन इंटीजर्स है कोई, तो क्या लिख सकते हैं हम, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी को पहले ऐड कर दिया, प्लस सी कर दिया बाद में, या फिर ए प्लस बी प्लस सी कर दिया, बी प्लस सी पहले ऐड कर दिया, या फिर ए प्लस सी को ऐड कर दिया बाद में बी ऐड कर दिया। बात सेम रहेगी, तीनों ही बराबर रहेंगे। जैसे एग्जाम्पल ले लो, आप लिख लो, सपोज आपके नंबर्स हैं 1 2 3, तो 1 + 2 + 3 आप लिख दो, इस तरीके से इन दोनों को ऐड करके 3 में जोड़ दो, या फिर 1 + 2 + 3 इन दोनों को ऐड करके 1 में जोड़ दो, या फिर 1 + 3 + 2 कर दो, सेम बात रहेगी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सिंपली यही बोलती है जो मैंने यहाँ स्टेटमेंट लिख रखा है। ठीक, नेक्स्ट है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी ये कहती है फॉर एनी इंटीजर ए, कोई भी एक इंटीजर ए है, फॉर एनी इंटीजर ए, तो एज पर द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अगर उसमें जीरो को ऐड किया जाए तो वो इंटीजर जो है वो सेम रहेगा। ठीक है, a + 0 = 0 + a = 0। ठीक है, जीरो ही रहेगा। जैसे एग्जांपल हम देख लें, सपोज हमारा नंबर है 5, तो 5 + 0 = 0 + 5, जो के बराबर रहेगा 5 ही रहेगा। ठीक, एनीथिंग एडेड इन जीरो विल रिमेन द सेम। ठीक, इसके आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन। इसे पढ़ने से पहले आप, एक चीज होती है मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स, वो आपको पता होना चाहिए। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि मल्टीप्लाई करना कैसे इंटीजर्स को, मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स। तो उसमें आपको याद रखना है क्या चीज, अगर माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करा जाए, प्लस को प्लस से किया जाए, माइनस को प्लस से किया जाए, प्लस को माइनस से किया जाए। ठीक है, ये साइन है। ठीक है,
तो यहाँ प्लस रिजल्टेंट मिल जाता है, यहाँ भी प्लस मिल जाता है, माइनस प्लस इसमें माइनस हो जाता है, ये भी माइनस हो जाता है। ठीक है, सेम साइन वाले जब मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएगा, बाकी में नेगेटिव रहेगा। ठीक, जैसे सपोज हम दो नंबर ले लेते हैं, फाइव ही दोनों फाइव ले लेते हैं सपोज। अगर यहाँ -5 इंटू -5 कर दिया तो इट विल बिकम 25, 5 5 25, माइनस माइनस प्लस। 5 इंटू 5 कर दिया तब भी 25 मिलेगा। -5 इंटू 5 कर दिया तो -25 मिल जाएगा। अगर 5 इंटू -5 कर दिया तो -25 मिल जाएगा। ठीक, ये एग्जाम्पल्स होगा इस तरीके से। अब इसमें जो प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी मल्टीप्लीकेशन की, अब हम इस पर आते हैं। तो सबसे पहला है क्लोजर अंडर मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी रह गई है, मैं बता देता हूँ, लिखी नहीं है। क्लोजर क्लोज अंडर मल्टीप्लीकेशन। तो ये सिंपली ये कहती है अगर किन्हीं दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई किया जाए, सपोज -2 इंटू -3, तो हमको एक इंटीजर ही ऑब्टेंड हो रहा है, दैट इज 6। तो हम सिंपली यहाँ लिख सकते हैं इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन। इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन। तो मतलब कहने का मतलब ये होगा अगर किन्हीं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो दो इंटीजर्स को, तो जो रिजल्टेंट मिल रहा है वो भी एक इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये बात सही है कि हाँ यस मल्टीप्लीकेशन का इंटीजर्स आर क्लोज अंडर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो ये होता है सर। नेक्स्ट है कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। अभी हमने एडिशन में भी कम्यूटेटिविटी वगैरह पढ़ा था, एडिशन में कम्यूटेटिविटी का प्रॉपर्टीज पीछे अभी मैंने यहाँ आपको बताई है, जैसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बताई, ऐसी कम्यूटेटिव बताई, तो ये मल्टीप्लीकेशन में भी होती है। तो कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी क्या कहती है? ये कहती है कि अगर सपोज कोई इंटीजर ए है उसमें मल्टीप्लाई 0 करा जाए, कम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन में मैंने आपको बताया था, ये यहाँ तो ये बताया था ए प्लस बी जो है बराबर हो जाता है बी प्लस ए के। लेकिन अगर मल्टीप्लीकेशन के केस में हम जाते हैं तो ए इंटू अगर मल्टीप्लाई करा जाए बी को, ठीक है, वहाँ एडिशन में था तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन, तो वो बी इंटू ए के बराबर होगा। ठीक है, कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ये कहती है, जैसे एग्जांपल मान लो हम लिख दें कि 1 इंटू 2 करा जाए तो 2 इंटू 1 के बराबर ही होगा। दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रीअरेंज करके किसी भी तरीके से कर लेंगे। ठीक, सेम चीज है, बस साइन का डिफरेंस है, वहाँ प्लस एडिशन था, यहाँ मल्टीप्लीकेशन है। ठीक, तो इससे आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। ठीक, सो हम यहाँ पे रिजल्ट, हमारा कंक्लूजन क्या हो सकता है? मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। ये हो गया, ये इसको आप नेमिंग कर देते हैं नंबर 2। ठीक, नंबर 3 है मल्टीप्लीकेशन बाई जीरो। तो मल्टीप्लीकेशन बाई जीरो का सिंपली मतलब ये है अगर किसी भी चीज को जीरो से मल्टीप्लाई करा जाए, सपोज कोई इंटीजर ए है उसको जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर विल रिमेन जीरो, या फिर जीरो को ए से कर दें, एक ही बात है। ठीक, सपोज आपके पास 5 बुक्स हैं, 5 बुक्स को अगर जीरो से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0 बुक हो जाएगा। ठीक, मल्टीप्लीकेशन अगर जीरो से कर दिया जाता है, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाई जीरो विल गिव द रिजल्ट जीरो। ठीक, तो प्रोडक्ट, कंक्लूजन क्या हो? प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर, किसी इंटीजर को एंड जीरो, जीरो से हम देखो यहाँ पर इंटीजर हमारा मेजर फोकस है क्योंकि हम इंटीजर चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो उसके बाहर हमको ज़्यादा नहीं सोचना है। प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर एंड जीरो इज ऑलवेज जीरो। किसी भी इंटीजर को आप जीरो से मल्टीप्लाई कर दोगे तो जीरो ही आपको रिजल्ट मिलेगा। मल्टीप्लीकेशन, इसका नेक्स्ट आइडेंटिटी हम पढ़ते हैं, मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी। ठीक है, इट्स मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी होना चाहिए था। ठीक, तो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी आपकी ये कहती है कि अगर, जैसे हमने एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ी थी, ऐसी मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है, कोई इंटीजर है उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो इट विल रिमेन द सेम इंटीजर। जो भी इंटीजर है, ए है तो ए रहेगा, या इससे ऐसे भी लिख सकते हैं 1 इंटू ए। तो इट शोज 1 इज द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स। आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स। यहाँ पर मैं एक स्टेटमेंट आपके स्पेशली नोट लिख के लिख देता हूँ। अभी हमने एडिटिव आइडेंटिटी पीछे पढ़ा और ये मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है।
तो जीरो, वहां पे जीरो था, ए प्लस जीरो, ए प्लस जीरो इज ए, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ए इंटू वन इज ए, मतलब रिजल्टेंट दोनों में सेम आ रहा है, ठीक। तो जीरो इज द एडिटिव identity, whereas 1 is the multiplicative identity for integers. 0 is the additive identity, whereas 1 is the multiplicative identity for integers. ठीक है, तो ये आपका नोट हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एसोसिएटिविटी ऑफ, ये इसी में है, ठीक है, एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड देन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक, हमें ये दोनों पढ़ने। एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन क्या कहता है, जैसे हमने एडिशन में पढ़ा था ए प्लस बी प्लस सी वाला, वैसे यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में होता है ए इंटू बी इंटू सी। अगर ए इंटू बी को पहले मल्टीप्लाई कर दें फिर सी से कर दें, या फिर ए इंटू बी इंटू सी इस तरीके से कर दें, या फिर ए इंटू, सॉरी ये इज इक्वल टू है ए इंटू सी इंटू बी कर दें, तो ये सेम रहेगा आंसर आपका हमेशा। आप मल्टी नंबर्स अरे लिखकर यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, सेम ही आंसर आएगा तीनों में। तो कंक्लूजन लिख सकते हैं, associativity of multiplication does not depend on grouping of integers। क्या मतलब हुआ इसका, अभी मैंने ऊपर जो आपको बताया इसका मतलब यही था कि किसी भी तरीके से हम ग्रुप कर लें इंटीजर्स को, आंसर सेम ही रहेगा। एसोसिएटिविटी के केस में हमने एक ग्रुप ही तो बनाया, ए इंटू बी का ग्रुप था, यहाँ पर बी इंटू सी का था, यहाँ पर ए इंटू सी का था, ठीक है। तो वही इसे हमने स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दिया, एसोसिएटिविटी और मल्टीप्लीकेशन डज नॉट डिपेंड ऑन ग्रुपिंग ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। इसमें आपको इतना पढ़ना था। इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ये भी एक छोटी सी प्रॉपर्टी है, सिंपली ये कहती है अगर कोई तीन इंटीजर है, सपोज ए बी और सी, तो उनको इस तरीके से मल्टीप्लाई कर जाए, ए इंटू बी प्लस सी का ग्रुप हो, तो इसको हम लिख सकते हैं ए को बी से मल्टीप्लाई कर देंगे एक बार, और प्लस साइन है तो बीच में प्लस, ए को सी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसी को हम लोग अगर हम नेगेटिव सब्ट्रैक्शन केस देखें तो उसमें देख सकते हैं ए इंटू बी माइनस सी अगर लिखा है तब भी लिख सकते हैं ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी। जैसे एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल जैसे 10 इंटू सपोज 6 प्लस माइनस 2, सपोज ये है, तो इसको हम लिख सकते हैं कैसे, 10 इंटू 6 प्लस, बीच में प्लस साइन है, 10 इंटू माइनस 2, ठीक है। जो जैसा साइन है उसको उसके साथ लिख दिया जाएगा। तो ये आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहती है। इसके बाद हमारा ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, डेट इज डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स को डिवाइड कैसे करा जाए, तो ये चीज आप पहले से भी करते आ रहे हो, बस वही डिवाइड कर रहा है। पहले हम लोग नंबर्स को डिवाइड करते थे, अब हमको इंटीजर्स को डिवाइड करना है। मैं से एग्जांपल एक क्वेश्चन लेके समझा देता हूँ। सपोज आपका कोई क्वेश्चन है 196 डिवाइड बाई, मैं कोई बड़ा नंबर ले ले रहा हूँ, ठीक है, 40 माइनस 14 सपोज डिवाइड करना है, तो कैसे करेंगे हम लोग जानते हैं। इसको हम लिख सकते हैं क्या, मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, वैसे तो ये डिवीजन का पार्ट है। इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई, इसमें क्या होता है यार, इसका जो -14 है, अगर इसका डिनोमिनेटर देखें तो नीचे जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है। जब अगर मल्टीप्लाई साइन लगाते हैं हम यहाँ पर, अभी डिवाइड था, जब मल्टीप्लाई लगाएंगे तो इसमें क्या होता है, ये रिवर्स हो जाता है, ठीक। रेसिप्रोकल जो है ये उल्टा रेसिप्रोकल हो जाता है, उल्टा हो जाता है, ठीक। 1 ऊपर चला जाएगा, -14 नीचे आ जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से लिख लेंगे। इस तरीके से लिखने का मकसद क्या है, 19 इंटू 1 इज 196 इंटू 1 इज 196 अपॉन -14, यहाँ माइनस, यहाँ 1 होगा, 1 इंटू -14 -14। आप पीछे मल्टीप्लाई सीख कर आओ, इसलिए मैंने ऐसा बताया, वैसे तो कोई जरूरत नहीं थी। डिवाइड मीन्स ही होता है कि ये इसके नीचे आएगा इस तरीके से, जैसे मैंने डायरेक्ट, आप इस स्टेप को डायरेक्ट यहाँ से भी लिख सकते हैं। तो सिंपली ये कर लिया। इसके बाद अब हम क्या करते हैं, इसको रिड्यूस करेंगे पहले। या तो आपको 14 का टेबल याद हो तो आप 14 के टेबल से भी डायरेक्ट कर सकते हैं कि 14 1 जा 14, 14 4 जा 56, ठीक है। तो डायरेक्ट आपको साइन, इसमें माइनस साइन था तो यहाँ पर माइनस साइन लग जाएगा, माइनस प्लस माइनस, ठीक, ठीक है। तो माइनस साइन आपका यहाँ लग जाएगा। या फिर आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे आपको 14 के टेबल नहीं याद हो तो आप रिड्यूस फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे ऐसा कोई सबसे छोटा प्राइम नंबर देखेंगे,
जिससे ये डिवाइड हो जाए। तो 2 ऐसा नंबर है जिससे डिवाइड, 2 7 जा 14, फिर 2 से भी डिवाइड करेंगे, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, ठीक है। फिर 7 से आप टेबल पढ़ सकते हैं, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, साइन इज माइनस, तो -14 इज द आंसर। चाहे आप यहाँ से निकाल लो, चाहे आप यहाँ से लिख लो, ठीक, जैसे आपका। तो ये आपको यहाँ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स था। मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, सपोज 64 डिवाइड बाई 4, तो इट विल बिकम 64 अपॉन 4 विच इज इक्वल टू 4 1 जा 4, 4 6 जा 24। ये वही है डिवीजन जो आप बचपन में पढ़ते आ रहे हो। फिर 4 से 64 को इस तरीके से डिवाइड करते थे बचपन में, 4 1 जा 4, 2 रिमेनिंग, माइनस करा 2 बच गया, यहाँ 4 उतार दिया, 6 6 जा 20, 4 6 जा 24, ठीक है, यहाँ 0। ओके, तो आपका क्या बच गया, यही तो बचा। मतलब ये आपका डिविडेंड होता था। आपने ये सब चीज़ें पढ़ी होंगी, इसलिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे नहीं बताया इतना। ये डिविडेंड होता था, ये डिवाइजर कहलाता है, डिवाइजर कहलाता है। ये क्वोशेंट, हमें यहाँ पे क्वोशेंट फाइंड आउट करना, सॉल्व होकर निकल कर आता है रिजल्ट में, ठीक। और ये रिमाइंडर कहलाता है। अगर हम इसको रिमाइंडर थ्योरम जो कहलाती है उस फॉर्म में लिखें, या फिर डिवीजन एल्गोरिदम आप 9th क्लास में जाके पढ़ेंगे। मैं डिवीजन एल्गोरिदम वर्ड यूज़ कर लेता हूँ, डिवीजन एल्गोरिदम। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता था, या रिमाइंडर थ्योरम वर्ड आता है वहाँ पे 9th में, ठीक है। डिवीजन एल्गोरिदम पहले, रिमाइंडर थ्योरम वहाँ पर है, ठीक है। या इसी को हम लोग बोल देते हैं, लिख लो आप, रिमाइंडर थ्योरम। तो वो यही कहती है, रिमाइंडर थ्योरम, वो क्या कहती है, वो ये कहती है कि डिविडेंड इज इक्वल टू, ये चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, ये बात आपको मैं पहले बता दूं, बट पता होना चाहिए, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये होता है, ठीक। एक क्वेश्चन मैं और देखता हूँ, सपोज अगर दोनों के ही साइन सेम हो जाए, सपोज दोनों ही निगेटिव हो जाए, तब क्या होगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंपली माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। वो जो मैंने मल्टीप्लीकेशन साइन का जो रूल बताया था, वो यहाँ भी वैलिड है, वैसा ही रूल लगाना है, बिल्कुल सेम, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 5 5 जा 25, सिंपली 5 इज द आंसर। एक क्वेश्चन मैं और ले लेता हूँ आपके लिए। अच्छा चलिए, क्वेश्चन छोड़िए, आप देखिए, ये बताएं, 1 डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू 1 होगा। आपको ये बताना है ट्रू है फॉल्स है, ट्रू फॉल्स बताना है, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, ये आपको कमेंट कर देना है। 1 डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू 1, ए डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू ए, एंड तीसरा ले लेते हैं, ए डिवाइड बाई -1 इज इक्वल टू -a। ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, ये तीसरा पार्ट है। आपको ये बताना है कि ये इसमें कितने, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है। तो ये आपका चैप्टर पूरा यहाँ कंप्लीट हो गया, सारे कंसेप्ट कवर हो गए, बची आपकी एक्सरसाइज है। तो एक्सरसाइजेज मैं एनसीईआरटी की नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप एक्सरसाइजेज पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, सॉल्यूशन कर सकते हैं। सॉल्यूशन खुद करना है आपको, वहाँ से आप हिंट ले सकते हैं एक तरीके से, ठीक। क्योंकि अगर आप देख के कर लेंगे तो आप फिर नहीं कर पाएंगे, प्रैक्टिस आपको करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।